अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वो किसी भी चीज को बिल्कुल एक ही तरीके से माप रहे हैं। मतलब, एक सेकंड भारत में उतना ही लंबा कैसे होता है जितना कि जापान या अमेरिका में। एक सार्वभौमिक मापन की भाषा को पूरी दुनिया में कैसे बनाए रखा जाता है, आज इसी रहस्य को सुलझाया जाएगा। इस खास एक्सप्लेनर में आज भौतिकी की एक बेहद मूलभूत बात पर चर्चा की जाएगी, मापन और मात्रक। इसे बहुत ही सीधे तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट, उदाहरण और एप्लीकेशन के नजरिए से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के मुख्य विषय हैं: पहला, मापन और मात्रक; दूसरा, एसआई प्रणाली; तीसरा, सार्थक अंक; और चौथा, भौतिक विमाएं। भाग 1, मापन और मात्रक, ऐतिहासिक विकास। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बेस यूनिट यानी मूल मात्रक असल में क्या होता है। स्क्रीन पर दी गई इस परिभाषा पर गौर करें। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक निश्चित, आधारभूत और स्वेच्छा से चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक को मूल मात्रक कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी चीज को नापने के लिए एक ऐसे रेफरेंस या पैमाने की जरूरत होती है जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो। बस इसी रेफरेंस को मूल मात्रक कहा जाता है और बाकी सारे मात्रक इसी से बनते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ समय पहले तक 3 मुख्य प्रणालियां इस्तेमाल होती थी। सीजीएस, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल होता था; एफपीएस यानी फुट, पाउंड, सेकंड; और एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेकिन विज्ञान को एक ऐसी ग्लोबल भाषा चाहिए थी जिसे हर कोई बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके। भाग 2, एसआई प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। सबसे कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ 7 मूल राशियां और उनके मात्रक ही पूरे विज्ञान का आधार हैं। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। सबसे अहम बात यह है कि ये 7 मात्रक ही इस पूरे ब्रह्मांड की किसी भी अन्य भौतिक राशि को मापने की नींव हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, समतलीय कोण और घन कोण। चलिए इस घन कोण यानी सॉलिड एंगल को समझते हैं। परिभाषा कहती है, यह किसी गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होता है। ये सुनने में शायद थोड़ा किताबी लगे, तो चलिए इसे एक बेहतरीन 3D उदाहरण से विजुलाइज करते हैं। एक 3D उदाहरण की कल्पना करते हैं। एक चमकते हुए 3D गोले के बिल्कुल केंद्र से सतह तक कटा हुआ एक 3D शंकु यानी कोन निकालिए। ये 3D कोन उस गोले की सतह पर जो क्षेत्रफल घेर रहा है, उसे त्रिज्या के वर्ग से भाग देने पर जो मिलता है, बिल्कुल वही स्टेरेडियन है। ये एक 2D वृत्त के साधारण रेडियन का ही एक बहुत ही शानदार 3D रूप है। आधुनिक मात्रक अब अविश्वसनीय रूप से अचूक हो चुके हैं। क्या ये पता था कि 1 मीटर को अब किसी धातु की छड़ से तय नहीं किया जाता, इसे सीधे प्रकाश की गति से तय किया जाता है। 1 मीटर वो दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 299,72,458वें हिस्से में तय करता है। चूंकि प्रकाश की गति कभी नहीं बदलती, इसलिए मीटर भी अब हमेशा के लिए एकदम परफेक्ट हो गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। जब इन अचूक मात्रकों का उपयोग करके कुछ मापा जाता है, तो उस माप की सटीकता या प्रिसिजन कैसे तय होती है? ये कैसे पता चलेगा कि डेटा पर कितना भरोसा किया जा सकता है? भाग 3, सार्थक अंक, सटीकता का मापन। यहीं पर सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स काम आते हैं। इसका अर्थ है मापी गई किसी राशि में वे सभी अंक जो विश्वसनीय हैं, और साथ ही सबसे पहला अनिश्चित अंक। मतलब, जब किसी उपकरण से कोई माप ली जाती है तो ये सीधे तौर पर उस उपकरण की सटीकता की सीमा को दर्शाता है। ये मापन की क्वालिटी बताने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। सार्थक अंकों को पहचानने के कुछ बहुत ही सीधे नियम हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। 2 गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य भी गिने जाते हैं। अगर दशमलव ना हो तो अंत के शून्य सार्थक नहीं माने जाते, लेकिन अगर दशमलव है तो अंत के शून्य गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए 4.700 मीटर में 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के शून्य जानबूझकर यह बताने के लिए लिखे गए हैं कि माप कितनी सटीक है। वहीं 1 से छोटी संख्या में दशमलव के दाईं ओर लेकिन पहले गैर शून्य अंक के बाईं ओर के शून्य को नहीं गिना जाता। जब कई मापों का गुणा या भाग किया जाता है तो कभी-कभी अनिश्चित अंकों को राउंड ऑफ करना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन में त्रुटियां न बढ़ें। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है।
पहला, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दें। दूसरा, यदि वो 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक को वैसे ही रहने दें। और तीसरा सबसे दिलचस्प नियम, यदि हटाया जाने वाला अंक बिल्कुल 5 है तो पहले वाला अंक विषम यानी ऑड होने पर उसमें 1 जोड़ें और सम यानी इवन होने पर उसे वैसे ही छोड़ दें। ये गणित को साफ सुथरा रखने का एक बेहतरीन तरीका है। भाग 4, भौतिक राशियों की विमाएं, ब्रह्मांड के निर्माण खंड। अब बात करते हैं विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला की। ये वह व्यंजक है जो ये दर्शाता है कि किसी दी गई भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। इसे बड़े कोष्ठक जैसे द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यह किसी भी भौतिक राशि का असली डीएनए दिखाता है। इसे एक और 3D उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर एक 3D घन यानी क्यूब की कल्पना करें। इसका आयतन या वॉल्यूम कैसे निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चूंकि चौड़ाई और ऊंचाई भी वास्तव में लंबाई ही है, तो इसका विमीय सूत्र बनता है L गुणा L गुणा L बराबर L क्यूब। देखिए कैसे सिर्फ एक मूल विमा लंबाई का उपयोग करके एक पूरा 3D स्पेस या आयतन तैयार हो गया। इन दोनों सूत्रों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ आयतन है जो पूरी तरह से स्थानिक है और इसमें द्रव्यमान या समय का कोई काम नहीं है, इसलिए ये m डिग्री L क्यूब t डिग्री है। और दूसरी तरफ बल यानी फोर्स का सूत्र है ml t इनवर्स 2। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि बल जैसी राशि को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों की विमाओं का एक साथ आना कितना जरूरी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही शानदार वाक्य में समेटा जा सकता है। सभी भौतिक राशियों को 7 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, जो भौतिक संसार की 7 विमाओं को निरूपित करती हैं। ये विमीय विश्लेषण की असली सुंदरता है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में कैसे एक धागे से जुड़ी है। तो आज का ये एक्सप्लेनर एक गहरे विचार के साथ समाप्त होता है। यदि ब्रह्मांड की हर एक भौतिक घटना और अंतःक्रिया को तोड़कर केवल इन 7 मुख्य विमाओं में समेटा जा सकता है, तो यह हमारे विश्व की अंतर्निहित सरलता और उसकी एकरूपता के बारे में क्या खुलासा करता है? ये निश्चित ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है। इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।